सफरिंग यानी दुख, इसने कई सारी फिलॉसफीज की धारा को जन्म दिया। जब कार्ल मार्क्स ने वर्किंग क्लास को सफरिंग में देखा तो वहाँ से जन्म हुआ मार्क्सिज्म का। जब सोक्रेटिस ने इनजस्टिस की वजह से लोगों को दुख में देखा तो वहाँ से शुरुआत हुई पॉलिटिकल फिलॉसफी की। फिर उसी पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जन्म हुआ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। धीरे धीरे इंसान को जो चाहिए था वो मिलता चला गया, पर एक चीज़ थी जिसका कोई अंत नहीं आ रहा था, और वो थी सफरिंग। फिर इंसान ने एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। जब इंसान ने फिजिकल एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल अजम्पशंस के ऊपर सवाल करे तो वहाँ से जन्म हुआ साइंस का। और जब इंसान ने खुद के फंडामेंटल अजम्पशंस के ऊपर सवाल किया तो वहाँ से जन्म हुआ नाहिलिज्म का। नाहिलिज्म एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कोलैप्स कर चुका होता है। जब तुम्हें नाहिलिज्म हिट करता है तो जो भी तुम काम पहले करते थे उस काम में, उस सिस्टम में तुम्हें मीनिंग दिखाई देना बंद हो जाता है। तुम्हारे लिए वो सिस्टम, वो काम, वो बिलीव्स सब कुछ मीनिंगलेस हो जाते हैं। लियो टॉल्स्टॉय अपने नाहिलिज्म के एक्सपीरियंस को कुछ इस तरीके से बताते हैं। I felt that the ground on which I stood was crumbling, that there was nothing for me to stand on, that what I have been living for was nothing, that I had no reason for living. The truth was that life is meaningless. और जब इंसान नाहिलिज्म से लड़ने निकला, इस दुनिया में नया मीनिंग स्ट्रक्चर ढूंढने निकला, वहाँ से जन्म हुआ एग्जिस्टेंशलिज्म का। तो इससे पहले कि इंसान एक नया मीनिंग स्ट्रक्चर या कह लो एक नया बिलीफ सिस्टम दुनिया पे थोपता, उसने सोचा कि क्या भरोसा कि जो मैं एक नया बिलीफ सिस्टम दुनिया पे थोपने जा रहा हूँ वो सही ही होगा। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट ने किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम को थोपने की बजाय उन्होंने एक साइंटिस्ट की तरह ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़े किए कि आखिर इंसान दिन भर भागता रहता है, जिंदगी भर भागता रहता है, पर क्यों? एक अनसाइंटिफिक माइंड पूछेगा कि ये दुनिया किसने बनाई, पर एक साइंटिफिक माइंड पूछेगा कि ये दुनिया चीज़ क्या है। उसी तरीके से आम लोगों ने सवाल पूछा कि हम इस दुनिया में क्यों आए, पर एग्जिस्टेंशलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि इंसान चीज़ क्या है, इंसान हकीकत में क्या है। तो पहला एग्जिस्टेंशलिस्ट सोरियन केरकेगार्ड को कहा जाता है। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ह्यूमन बींग्स के बारे में नोटिस करी कि हम सब की यानी इंसानों की फंडामेंटल रियलिटी एंजाइटी यानी घबराहट की है। अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो सुबह से लेकर शाम तक भागता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, जबकि कोई भी और जानवर उसका पेट भरा हो तो एक मस्त नींद लेता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो फ्यूचर देख सकता है और जिसे पता है कि वो एक ना एक दिन मर जाएगा। केवल मरना ही नहीं, उसे ये भी पता है कि ट्रेजेडी कभी भी स्ट्राइक कर सकती है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम आज भले ही कितने भी सुखी हो, पर तुम्हें ये बात पता है कि कल तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हारे घर वाले बीमार हो सकते हैं, जिससे तुम आज प्यार करते हो कल उसे खो सकते हो। तो फ्यूचर में देखने की एबिलिटी ने हमें शायद कुछ ट्रेजेडीज से बचा लिया हो, पर हमारे मन की शांति छीन ली, जिसकी वजह से इंसान सुबह से लेकर शाम तक बेचैन रहता है, जबकि जानवरों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसी पर सोरियन केरकेगार्ड कहते हैं, इफ मैन वर अ बीस्ट और एन एंजल he would not be in anxiety, since he is a synthesis he can be in anxiety, and the greater the anxiety the greater the man. इसी बात को जॉर्डन पीटरसन कुछ इस तरीके से समझाते हैं। For example, if you take the typical child and you go to a mall, say a 3-year-old, and then you have the 3-year-old stand and you leave, it isn't going to be very long till you're far enough away so that most children in that situation will immediately start to cry. They'll get worried and they'll start to cry, and then they'll break down because that's the existential anxiety. Like you think, well, a normal child is calm. It's like wrong. A normal child close to someone who will take care of them is calm, but that is by no means the same thing. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो समाज का स्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बदलने लगा। पहले जहां तुम्हारी कास्ट डिसाइड कर दी थी कि तुम क्या करोगे, अब तुम डिसाइड कर सकते थे कि तुम क्या करोगे। लोग अपने गांव की छोटी कम्युनिटीज़ को छोड़कर शहरों के छोटे कमरों में आके बस गए। लोग फैक्ट्री में काम करने लगे जहां उनका काम मैकेनिकल था और उन्हें जब मन करे रिप्लेस किया जा सकता था। तो इतना तो कह सकते हैं कि समाज का स्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा था। तो हर चेंज के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों होते हैं। इसके पॉजिटिव साइड को सबने नोटिस किया, पर जो इसके नेगेटिव साइड्स थे उसे केवल आर्टिस्ट और फिलोसोफर्स ने नोटिस किया।
फ्रेडरिक नीचे ने उसे अप्रोचिंग नाहिलिज्म बोला। एल्बर्ट कामू ने अपनी किताब दी स्ट्रेंजर के मेन कैरेक्टर के सहारे बताने की कोशिश करी कि फ्यूचर का इंसान कैसा होगा। मरसॉल्ट का जो एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है आज के लोगों में पूरी तरीके से दिखाई देता है। समझ लो कोई आदमी सड़क पर पड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो अधिकतर लोग उसकी बिना मदद करे ही पास हो जाएंगे। तो ये मरसॉल्ट की तरह ही इनडिफरेंट एटीट्यूड हमारे अंदर भी आता जा रहा है, हम इमोशनलेस होते जा रहे हैं। एल्बर्ट कामू ने इस सदी को सेंचुरी ऑफ फियर बोला। सोरियन केरकेगार्ड ने कावर्डली एज। फ्रेडरिक नीचे ने इस सदी को बोला एज वेयर गॉड इज डेड एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाहिलिज्म। आज के टाइम में एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है, पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट की प्रिडिक्शन शायद सही होती जा रही है, या कह लो कुछ तो कनेक्शन है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन नाहिलिज्म है। जंग में जैसे अपने दुश्मन को समझा जाता है उसी तरीके से एग्जिस्टेंशलिस्ट ने पहले नाहिलिज्म को पूरी तरीके से समझा और फिर उससे लड़ने और उसे हराने निकले। जब एग्जिस्टेंशलिस्ट नाहिलिज्म को समझने निकले तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन नेचर में ही कुछ ऐसा है जो नाहिलिज्म को जन्म देता है। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट पहले ह्यूमन नेचर के फंडामेंटल अजम्पशंस के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे इमैनुअल कांट की पूरी फिलॉसफी इस बात पर बेस्ड है कि इंसान एक रैशनल बीइंग है, यानी इंसान के पास सोचने और समझने और उसके अनुसार एक्ट करने की ताकत है। पर एग्जिस्टेंशलिस्ट ने इंसानों के बारे में एक चीज़ नोटिस करी कि इंसान रैशनल से ज़्यादा इर्रैशनल बीइंग है। हम सब इस चीज़ को अपनी डेली ज़िंदगी में नोटिस कर सकते हैं। समझ लो तुमने खुद से बोला कि तुम सुबह के 5 बजे उठोगे, पर हम सबको पता है कि हम में से बहुत कम होंगे जो सुबह के 5 बजे उठेंगे। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू वेक अप। और यही छोटे छोटे इंस्टेंसेस हम देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ हमारी रैशनैलिटी फेल हो जाती है। जानवर को जब भूख लगी हो या उसकी ज़िंदगी खतरे में हो तभी वो किसी की जान लेता है, पर इंसान गुस्से में तो कभी मज़े में किसी की जान ले लेता है। तो इस इर्रैशनैलिटी को सबसे पहले पास्कल ने नोटिस किया था। वो कहते हैं द हार्ट हैज़ रीज़न विच द रीज़न नॉट नो ऑफ। और ह्यूमन बींग्स की इस इर्रैशनैलिटी को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर फ्रॉइड और डॉस्टोयेव्स्की ने किया। वह सोसाइटी के जितने भी क्रिमिनल्स हो सकते हैं उनकी पूरी साइकोलॉजी में घुस जाते हैं। अगर तुम उनकी ज़िंदगी देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उन्होंने 9 महीने साइबेरिया की जेल में बिताए थे। फिर वहाँ के गार्ड्स ने उनके सर के ऊपर बंदूक रख दी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, पर लास्ट मिनट पे उन्हें जज के ऑर्डर ने बचा लिया। इस इंसिडेंट ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्हें बाद में एपिलेप्सी के दौरे आने लगे। तो उन्होंने ह्यूमन बींग्स की इर्रैशनैलिटी काफ़ी करीब से देखी। इमैनुअल कांट ने ह्यूमन बींग्स के रैशनल होने के पोटेंशियल को देखा, पर रियलिटी एग्जिस्टेंशलिस्ट ने बताई। अगर तुम इंसानों का इतिहास देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि हमने 10,000 से ज़्यादा वॉर्स लड़ी। हमारा पूरा इतिहास खून से रंगा हुआ है। डेली हज़ारों लोग क्रिमिनल्स के हाथों मर जाते हैं, लाखों लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट एविडेंस या ह्यूमन एक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय शब्दों के या बिलीव्स के। अगर तुम भी एविडेंसेस को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि हम सब इर्रैशनल बीइंग्स हैं। इसी पर डॉस्टोयेव्स्की कहते हैं, इन शॉर्ट वन मे से एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एनीथिंग दैट माइट एंटर द मोस्ट डिस्टॉर्टेड इमेजिनेशन। द ओनली थिंग वन कांट से इज दैट इट इज रैशनल। The very word sticks in one's throat। डॉस्टोयेव्स्की यहाँ पे ही नहीं रुकते, वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो इंसान ये दिखा रहा है कि वो एक रैशनल बीइंग है, जो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो समझदार है, वो हकीकत में नहीं है। वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, हकीकत में वो भी इर्रैशनल ही है। एंड इंडीड दिस इज ऑड थिंग दैट इज कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग। देयर आर कॉन्टिन्यूसली टर्निंग अप in life moral irrational person, sages and lover of humanity who makes it their object to live all their lives as morally and rationally as possible, to be, so to speak, a light to their neighbors, simply in order to show them that it is possible to live morally and rationally in this world. And we all know that those very people sooner or later have been false to themselves, playing some cruel trick, often the most unseemly one।
आम लोगों ने यह सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है या हम इस दुनिया में पैदा क्यों हुए। पर एग्जिस्टेंशलिस्ट ने यह सवाल पूछा कि पर्पस जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं, क्योंकि जब तुम ये पूछते हो कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो इस सवाल में एक अजम्पशन है कि पर्पस जैसी तो कोई चीज़ होती है, बस हमें नहीं पता कि वो पर्पस क्या है। पर एग्जिस्टेंशलिस्ट इस सवाल के अजम्पशन के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। और जब तुम ये पूछते हो कि पर्पस जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं, उस समय तुम एक्सप्लोरेशन पे जाते हो और तुम्हें रियलिटी को अपनी आंखें खोल कर देखना पड़ता है। और जब तुम रियलिटी को अपनी आंखें खोल कर देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि कई सारे बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं, कोई पैदा होने से पहले ही मर जाता है, लाखों लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और भी पता ना कितनी घटिया वजहों से लोग मरते हैं। तो क्या था उन बच्चों का पर्पस जो मर गए बिना ये सवाल पूछे कि उनकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। मैं मर गया फिर भी दुनिया चलती रहेगी, तुम मर गए फिर भी दुनिया चलती रहेगी। तो एविडेंसेस हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमारा पैदा होना भी इनसिग्निफिकेंट है और हमारा मरना भी इनसिग्निफिकेंट। और किसी भी एग्जिस्टेंशलिस्ट ने एविडेंस के खिलाफ अपनी आंखें मूंदी नहीं। उनमें से एक एग्जिस्टेंशलिस्ट थे जॉन पॉल सार्त्र। वो कहते हैं, ऑल एग्जिस्टिंग थिंग आर बॉर्न फॉर नो रीज़न, continue through weakness and die by accident. It is meaninglessness that we are born. It is meaningless that we die. तो हमने देखा कि कैसे इंसानों की फंडामेंटल रियलिटी एंजाइटी की है और इंसान एक इर्रेशनल बीइंग है जो इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में पैदा हुआ। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट ने इन सारी चीज़ों की वजह ढूंढने की कोशिश की। तो वहाँ से जन्म हुआ एग्जिस्टेंशलिज्म के 4 फंडामेंटल पिलर्स का। पहला, डेथ यानी मौत, आइसोलेशन यानी अकेलापन, फ्रीडम यानी आज़ादी, और चौथा है मीनिंगलेसनेस। हमें मौत से डर लगता था इसलिए हमने स्वर्ग और नर्क बनाया। हमें मीनिंगलेसनेस से डर लगता था तो हमने गॉड को बनाया, क्योंकि अगर ये दुनिया किसी ने बनाई है तो किसी न किसी वजह से बनाई होगी, और वह वजह हमें इस दुनिया की हकीकत देखने से रोकती है। इंसान खुद के साथ अकेला ना हो जाए इसलिए वह सुबह से लेकर शाम तक भागता रहता है। शादी का कॉन्सेप्ट भी इसलिए आया कि कहीं इंसान अकेला ना हो जाए। तो हमने देखा कि इंसान डेथ, आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस से डरता है, पर हम सबसे ज़्यादा फ्रीडम यानी आज़ादी से डरते हैं। एरिक फ्रॉम ने इस टॉपिक के ऊपर पूरी किताब लिख दी जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। सोरियन केरकेगार्ड ने एंजाइटी यानी घबराहट की सबसे बड़ी वजह पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम को बताया। सार्त्र बोले, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। तो ऐसा क्या है आज़ादी के बारे में जो इसे ख़तरनाक बनाती है, और क्यों इंसान आज़ादी बोलते बोलते गुलामी की तरफ भाग जाता है। जैसे कम्युनिस्ट यूएसएसआर में या माओइस्ट चाइना में लोगों को गरीबी से आज़ादी चाहिए थी, पर जब लोगों ने गरीबी से आज़ादी पाने की कोशिश करी तो लोग पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गए और स्टारवेशन के कारण मर गए। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी धीरे धीरे करके हमारी फ्रीडम ख़त्म करता चला जाता है। एक बच्चा स्टार्टिंग में जो चाहे वो बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पर जैसे ही वो बड़ा होता है धीरे धीरे करके उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म होती चली जाती हैं और आगे चल के केवल वो एक काम में स्पेशलाइज करता है। तो समझ लो, एजुकेशन सिस्टम ना हो तो ये पूरे तरीके से तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और इस पढ़ाई का इस्तेमाल करके तुम गुजारा कैसे करोगे। और जब तक एजुकेशन सिस्टम है तुम्हें इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज़ादी के साथ आती है टेंशन, एंजाइटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी सारी व्यवस्था या सिस्टम केवल इन 4 तरह के डरों पर खड़ी हैं, या कह लो डरों से भागने के लिए खड़ी हैं। और हम इस एंजाइटी या घबराहट से इतना डरते हैं कि हम गुलामी तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी पर रोलो में बोलते हैं, अ फ्रीडम दैट लीड्स टू फियर एंड एंजाइटी हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू, बेटर अथॉरिटी विद सिक्योरिटी देन फ्रीडम विद फियर। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट का काम केवल इतना ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स और एग्जिस्टेंस को समझना, पर उनका मोटिव ये भी था कि ह्यूमन की इस कंडीशन को ओवरकम कैसे करें। तो एग्जिस्टेंशलिज्म तुम्हें ये भी बताता है कि इस ह्यूमन कंडीशन को ओवरकम कैसे करें। इंसान जैसे मौत के बारे में सुनते ही वहाँ से भागता है, इवन डेथ की डिस्कशन से भी इंसान भागता है। पर एग्जिस्टेंशलिस्ट ने बोला कि डर के भागने से केवल तुम प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हो, भागने से नहीं, लड़ने और समझने से हम इस ह्यूमन कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। डेथ को याद रखकर जो आदमी अपनी ज़िंदगी जीता है
वैसी ज़िंदगी को ही मार्टिन हाइडेगर ने ऑथेंटिक लिविंग बोला। तो हमें दैट की डिस्कशन से दूर नहीं भागना, उसे समझने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली ये दुनिया मीनिंगलेस है, तो हमें इस मीनिंगलेस दुनिया से भाग के किसी रिलीजन या कल्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस मीनिंगलेसनेस को समझना है, फिर शायद हम अपनी ज़िंदगी को नया मीनिंग दे पाएँ। और जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी को नया मीनिंग दे पाएँ, उस दिन शायद हम फ्रेडरिक नीचे के ऊबर बेंच बन जाएं। हम इस दुनिया में आज़ाद हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। जानवरों के पास ही आज़ादी नहीं है। शेर आज से 1000 साल पहले भी मांस खाता था और आज भी मांस खाता है, पर इंसान ने नई नई डिशेज़ इन्वेंट कर ली हैं। तो आज़ादी से दूर भागकर डिक्टेटरशिप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी अपने साथ जो चॉइसेस लाती है उन्हें इम्ब्रेस करो। अगर तुम इम्ब्रेस करोगे तो शायद तुम एक दिन अपने अलग रास्ते बना दो। अगर तुम्हें यह जानना है कि आज़ादी इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों होती है, क्यों जर्मनी के लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया, तो तुम मेरी वीडियो देख सकते हो, हाउ ईवल इज़ बॉर्न। थैंक यू।